कहकर ही मानेंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है और आज मैं मौजूद हूं चित्रकूट में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम बात करते हैं मुद्दे की। उत्तर प्रदेश के नेताओं में होड़ लगी है कि कौन उत्तर प्रदेश का है। सगे बनने की तमाम कोशिशें यहां पे दिखाई पड़ रही। प्रियंका ने आज प्रधानमंत्री पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को गोद लिए हुए बेटे की जरूरत नहीं। उधर बहन मायावती जी ने भी बात कही और कहा कि शिवपाल जो है कहीं ना कहीं अखिलेश का धीरे धीरे पोल खोल रहे हैं और कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे हैं और ये बाद में पता चलेगा। अब सवाल उठता है कि नेताओं के इस वार के पीछे असली खेल क्या है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आज दिन भर क्या हुआ उस पर यह रिपोर्ट और उसके बाद सीधे रुख मेहमानों की तरफ। उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी घमासान के तीसरे राउंड में आखिरकार प्रियंका गांधी की एंट्री हो ही गई। राहुल गांधी के साथ प्रचार करने रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने बेहद तल्ख शब्दों में पीएम मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बताया था। प्रियंका ने तीखा वार करते हुए कहा, यूपी को किसी बाहरी नेता को गोद लेने की जरूरत नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं। वो इसी मिट्टी के पले हुए हैं। उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है। उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर विकास के झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बनारस से पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। बहुत खोखले वादे हो गए हैं, बहुत सुनी है इस देश में, इस प्रदेश में बहुत साल हो गए हैं। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं। वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके लिए, क्या किया है? जन जन बताएगा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए। अमेठी का एक एक बाकी आपको बताएगा कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं किस तरह से आप विकास कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करूंगी कि जो झूठ बोलता है, खोखले वादे करता है, उसको। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी कर पीएम मोदी ने ताली बजाकर महिलाओं की बचत को बाहर फेंकवा दिया। तो वो बताए पिछले 6 महीनों में कितने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे, हमारी महिलाओं पे, किसने किया है? जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फेंकवाया आपसे, जिस तरह कागज के टुकड़े को फेंकते हैं। जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं कर महिलाओं पे? आप झोली फैला के किसके सामने गए जो आपने सालों से बचत की थी? क्यों, किस लिए किया ये सब उन्होंने? क्या उस समय हमदर्दी नहीं थी क्या आपके प्रति? करीब 5 मिनट के भाषण में प्रियंका ने वही कार्ड खेला जो बिहार चुनाव के वक्त नीतीश ने खेला था। पीएम मोदी को बाहरी बताकर इस मुद्दे को हवा देने की पुरजोर कोशिश की। सवाल यह है कि क्या प्रियंका इस कोशिश में सफल हो पाएंगी? क्या पीएम मोदी को बाहरी बताकर कांग्रेस और सपा गठबंधन जनता का विश्वास जीत पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो नेताओं में होड़ है कि कौन सगा, कौन बाहरी, कौन अपना, कौन पराया। सबसे पहले हम तारुफ कराना चाहेंगे जो मेहमान और जो हमारे साथ डिबेट में आज मौजूद है उनका। हमारे साथ मनमोहन राय जी हमारे साथ संपादकीय टिप्पणियों के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ राजीव राय हमारे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी का रुख रखने के लिए मौजूद रहेंगे। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। उम्मेद सिंह जी हमारे साथ बीएसपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। सवाल सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे ये बात कांग्रेस से
और कांग्रेस का पक्ष है सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ मौजूद। सुरेंद्र जी, ये कैसे तय होगा कि कौन बाहरी है कौन यहाँ का है? अगर वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश ने हमें गोद लिया है, तो इसमें आपत्ति क्या है? और सवाल ये है कि 2014 के जो अगर हम सबसे आखिर के वाले चुनाव की देखें तो उसके हिसाब से तो भाई ठीक है, तो मुद्दा सही लगता है। उन्होंने कहा कि गोद लिया है उत्तर प्रदेश ने, तो इसमें इतनी आपत्ति क्यों है? प्रतीक भाई, गोद कोई किसी को क्यों लेता है? जिसका अपना कोई वंश ना हो, जिसका अपना कोई परिवार ना हो। 22 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, उस 22 करोड़ के प्रदेश में इस प्रदेश ने 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, इतने बड़े बड़े लोग दिए हैं, सबका अपना विकास दिया है, सारी चीजें दी हैं, सारे नेता दिए हैं। गोद लेने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश को। जब 2 अच्छे लड़के ऑलरेडी हैं, 2 लायक औलादें जब उत्तर प्रदेश की हैं, तो बाकी सब लोगों को मैं और कोई अनपेक्षित टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बाकी लोगों को गोद लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी जब बिहार जाते हैं तो बिहार के बेटे बन जाते हैं कि इन्होंने गोद ले रखा है, पंजाब जाते हैं तो पंजाब के बेटे बन जाते हैं कि मेरा यहां से नाता है 3 जन्मों का, 7 जन्मों का। गुजरात से जाते हैं तो गुजरात की तो बात करते ही हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि 2 शहजादे लूटने के लिए आए हैं, तो हम तो 2 शहजादे अगर हमारे हैं, हम मान भी लेते हैं। लोकतंत्र में शहजादों की जरूरत नहीं होती, लोकतंत्र में तो नेता होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं। तो हम कम से कम उन 2 साबरमती के चंटों से तो हमारे 2 शहजादे अच्छे हैं। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी की बातों की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, और प्रधानमंत्री जी जिस स्तर की टिप्पणियां कर रहे हैं और निजी हमले जो कर रहे हैं तमाम चीजों की, जैसे कल उन्होंने कहा मनीष जी कि उन 2 साबरमती के संतों से बेहतर हैं हमारे शहजादे, साबरमती के चंटों को, संतों को नहीं सर, साबरमती के चंट। प्रतीक जी, देखिए, ये करप्शन और क्राइम का जो गठजोड़ है उत्तर प्रदेश में राहुल जी और अखिलेश जी का, ये इससे उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। और रही बात कि गोद में अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि पंजाब जाते हैं, बिहार जाते हैं। देखिए, जो देश का लाल है वो हर जगह वो लाल है। हमने तो इटली के लोगों को भी अपना लिया है यहाँ के, वो संस्कृति का देश है। ये सुरेंद्र जी शायद भूल रहे हैं। दूसरा, जब कोई कहता है कि मोदी जी गुजरात के हैं और पंजाब के हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, ये अपमान है उन उत्तर प्रदेश के निवासियों का जिन्होंने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसदों को वोट देकर भेजा था मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से। ये अपमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता का। और प्रियंका जी ने यही नहीं कहा, प्रियंका जी ने वहां बड़ा दुख व्यक्त किया कि मैं महिला हूं, महिला की स्थिति समझती हूं। रायबरेली में जहां वो बोल रही थी, जी देखिए, जो सबसे बड़ी बात मनीष जी ने अभी कही, अपमान की बात, मान की अपमान की, तो अभिमानी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता को लाइन में लगा करके जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला उत्तर प्रदेश की जनता लेगी इनसे। प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, सारी महिलाओं को 135 जो हत्याएं हुई हैं, संस्थागत हत्याएं जो हुई हैं, उन संस्थागत हत्याओं का भी जवाब उत्तर प्रदेश की महान जनता देगी। और उत्तर प्रदेश बनारस की अपमान का बदला लेगी नहीं लेगी? सुरेंद्र जी, रैली वाला भाषण नहीं, रैली वाला भाषण नहीं। आज डिबेट में रैली अच्छा वाला भाषण अच्छा नहीं लगता। प्रतीक भाई, बड़ी सिंपल, ये तो पता चल जाएगा ना हम लोग को। नहीं, हमने रैली वाला भाषण नहीं दिया। सवाल इस बात का उत्तर प्रदेश की जनता अगर स्वीकार कर रही है, अगर प्रियंका गांधी जी ने, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी भी मेहमान को अपनाया, और लेकिन उसके बाद अपने घर में बैठा करके जब कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी को मां गंगा ने बुलाया था, तो मां गंगा के प्रति जो कर्तव्य थे उसका भी निर्वहन करने के लिए बुलाया था। 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं मां गंगा के लिए। आज की डेट में एक काम किया हो? उत्तर प्रदेश के लालों से नौकरी छीनने का तो काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जवाब दीजिए, के लालों जवाब दीजिए, का काम नहीं। जवाब दीजिए। वाराणसी के लिए जो आपने वायदे किए, वाराणसी के लिए जो वायदे किए प्रधानमंत्री ने, और कुछ नहीं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को, वो वायदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने 3 साल में गांव गरीब किसान की ही चिंता की,
समाज के उस व्यक्ति की चिंता की जो अंतिम पायदान पे खड़ा था, चाहे उज्ज्वला योजना हो, 50 लाख गैस सिलेंडर हम लोगों ने दिया जो बीपीएल से नीचे के लोग थे। दूसरी बात, श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने जो कहा कि महिलाओं के लिए बड़ी चिंतित है, वहीं रायबरेली से 50 किलोमीटर दूरी पे अरुण वर्मा और गायत्री प्रजापति आते हैं, जो इन दो लड़कों में से एक लड़के के बहुत प्रिय हैं, गायत्री प्रजापति जी, जिनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर हुआ है, और अरुण वर्मा विधायक है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्हीं दोनों के साथ चुनाव अभियान की शुरुआत श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं। हमको लगता है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को 50 किलोमीटर दूर जाके उन महिलाओं के भी दुख हाल समझने चाहिए जो अखिलेश यादव जी के संरक्षण में जिनके ऊपर प्रत्येक जी 2 राउंड के बाद मौका दिया है, पहले वाले सवाल का भी और इस सवाल का भी जवाब दूंगा, और उम्मीद करूंगा अपने साथी से कि धैर्य से सुनने के लिए भी साहस होनी चाहिए। आप किल कर रहे हैं, बोलिए, सुनेंगे हम लोग। जहां तक अपमान की बात पहले शुरू हुई पहले राउंड में, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, एक न्यूज़ चैनल पर चला था 8 नवंबर को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू किया था। 9 तारीख को टोक्यो में जाकर ताली बजाकर अंगूठा दिखाकर बोला था घरों में शादी है, पैसे नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के लोग बोल रहे हैं कि बहुत गरीबों का अपमान कर लिया, उत्तर प्रदेश में चुनाव है लेकिन तुम्हारे लिए वोट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जिस तरफ भाई मनीष जी ने इशारा किया, अरुण वर्मा वाले मामले में हाई कोर्ट में उस महिला ने एफिडेविट दिया है कि मैं अरुण वर्मा को जानती नहीं हूं। हत्या का एफआईआर है राजू जी। सुन लीजिए, अब क्षमता रखिए, यही बेचैनी होती है, यही इनको सिखाकर भेजा गया। मैंने एक बार नहीं बोला, अरे चुप रहिए, सोने की क्षमता रखिए, नहीं है तो चले जाइए यहाँ से। आप बोले सुनने की क्षमता, इनको प्रतिक्रिया तो चुप करिए, सुनने की क्षमता नहीं हो हम महिलाओं के बोले दीजिए, सुनने की ताकत नहीं है आपके अंदर, मोरल ताकत नहीं है। हत्या हुई, हत्या होने के बाद जिसको संबंध था पुलिस खोज रही थी, मोदी जी 7 बजे जाकर राष्ट्रपति भवन में उसको कैबिनेट मंत्री बनाए। इन पे शर्म नहीं आती है, जो बोलते हैं तो चुप लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मैं इसे पूछता हूं, मेघवाल का नाम याद है? मेघवाल का नाम याद है? मेघवाल का नाम याद है? माफी मांगू देश से, मोदी जी ले जाकर राष्ट्रपति भवन में उसको मंत्री बनाए थे। माफी मांगू देश से कुछ बोलने से पहले। मेघवाल का नाम याद है? अनिल जी, मेघवाल का नाम याद है? माफी मांगू देश से, माफी मांगू राष्ट्रपति भवन में ले जाकर। राजीव राय जी, और गोद ले रहे हैं, अरे गोद लेने पर याद है? राजीव राय जी, जिस मैंने जवाब दिया, इनका संस्कार बताते हैं कि सुनने नहीं दे रहे हैं। इनका संस्कार मोदी जी के दिए बताए हैं, ताकत नहीं है। राजीव राय जी, राजीव राय जी, मनीष 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 जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, मनीष जी प्लीज, राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज, प्लीज प्लीज, राजीव जी, मनीष जी, तो इन्हीं से बोलवा लीजिए। राजीव जी, बहन जी कह रही है यूपी में काम कम है, अपराध ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, देख मैंने चुप करवा दिया, मैंने चुप किया, चुप का नाम लिया। अब आप सवाल का जवाब दीजिए। गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, और बहन जी मायावती कह रही है कि यूपी में कब। राजीव जी सवाल तो सुन लीजिए, गिरफ्तार कब होंगे? राजीव जी सवाल सुन लीजिए, राजीव जी सवाल सुन लीजिए। बहन जी कह रही है, बहन जी कह रही है, बहन जी कह रही है कि बहन जी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में काम कम है, अपराध ज्यादा है। बहन जी कह रही है। बहन जी के बारे में क्या कहूं, गुंडों को हाथी पर बैठा लिया, सारे गुंडों को पकड़कर जो हमने निकाल कर बाहर फेंके थे, कुछ को इन्होंने कुछ को उन्होंने बैठा लिया, और वो लोग अपराध की बात करते हैं। दोनों मुद्दे पर मुझे बोलने दीजिए। इस तरह शोर मचाकर आवाज को दबाई नहीं जा सकती। मैं गायत्री वाले को सफाई दे लेने दीजिए, मेरा हक है कि मैं अपने प्रदेश की जनता को सच्चाई बताऊं। अरुण वर्मा में एफिडेविट है, एफिडेविट हाई कोर्ट में है। गायत्री वाले फिर इनको बुलवा लीजिए, फिर प्रत्येक जी को बुलवा लीजिए। अगर इनके पास इतना आचरण संस्कार नहीं है कि कोई इनकी बात सुनता है कि नहीं, दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। हत्या का एफआईआर है कि नहीं? मेघवाल के ऊपर एफआईआर था कि नहीं? पुलिस ने मिसिंग बोला था, संबंध होता है। कैसे आपने शपथ ग्रहण करा दिया राष्ट्रपति भवन में जाकर?
कैसे रिश्वत ग्रहण करा दिया? शर्म नहीं आती? अरुण अग्रवाल को ऊपर एफआईआर है कि नहीं है? कर्नाटका के असेंबली में ब्लू फिल्म देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? बहन जी पर आता हूं, सारे गुंडों को हाथी पर बैठाने वाली को कोई हक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की बात करे। अगर अपराध है तो प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है, सारे अपराध के केस उनके ऊपर है। प्रदेश देश का जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है वो ताड़ी पार रह चुका है। इन दो अपराधियों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं पाएगी। मैं आपको वचन देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से। बहुत अच्छा, लेकिन आपने गायत्री प्रजापति वाली बात, मनीष जी अगर चुप हो जाते तो मैं गायत्री प्रजापति वाली बात भी क्लैरिफिकेशन लेता। उमेश जी, लेकिन मैं आऊंगा बाद में। उमेश जी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप राजीव राजी की बात पर? कानून अपना काम करेगा, ये भी आश्वासन देता हूं। अरे मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, पब्लिक देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं किस तरह से लोग एकदम हताश हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, कुछ रह नहीं गया। ये शर्म की बात है राजीव जी, ये शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। अरे अगर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के और अमित शाह के मामले में भी बोला था, जो देश के प्रधानमंत्री बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को भी भेजा था। किसी को बोलने का हक नहीं है। क्षमता रखिए आप। इन लोगों के पास अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, कितने भी केस हुए आज तक जो है किसी पे कार्यवाही नहीं हुई, हर जगह न्यायपालिका न्यायालय को आना पड़ा आगे। आज हाथी पे बैठने की बात कर रहे हैं, आज तो पूरा प्रदेश बैठ चुका है हाथी पे, और अगला प्लान बना लिया है पूरा देश हाथी पे बैठने के लिए। अभी इन लोगों को ये चीज अभी नहीं पता है, अंदाजा नहीं है। जो कर्म इन लोग किए हैं कि इनको 504 से 546 से 44 पे पहुंचा दिया। आज भाजपा की जुमलेबाजी पे 3 साल में एक गांव का विकास तक नहीं कर सके, पूरे पार्टी में 2 फाड़ कर दिया। आज पूरे बुजुर्गों को जो है अपमानित किया। आज एक सवाल का जवाब दीजिए उमेश जी, सवाल का सीधे जवाब दीजिए। अगर इल्जाम लगाते हैं तो जवाब दीजिए। उमेश जी जवाब दीजिए, आपने क्यों कहा ये बात कि अपराध ज्यादा है काम कम है? किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो जवाब दीजिए ना। अंसारी बदमाश है या नहीं है, जरा उमेश जी से पूछ लीजिए, हाँ या ना। सुनने दीजिए। वो उस जेमो की आत्मा भी भटक रही है जो जेलों में मारे गए थे। हाँ क्या कहें, आवाज नहीं आ रही। ये पूछ रहे मुख्तार अंसारी बदमाश है कि नहीं, हाँ या ना? सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ सुनाई नहीं दिया। मैंने जवाब सवाल कर दिया ना। क्या चीज कि मुख्तार अंसारी बदमाश है कि नहीं, हाँ या ना? उमेश जी न्यायपालिका जिसको हो सकता ना सुनाई पड़ा हो, उमेश जी सुनाई ना पड़ा हो, कोई बात नहीं जी। हाँ वो एक केवल अगर उनके ऊपर पूछे हैं, माननीय मुख्तार अंसारी जी के ऊपर, तो आज हो गए। जी आज इन लोगों के पास जो हालात हैं बद से बदतर हो चुका है। आज कांग्रेस के पास जगह नहीं बनी, केरियल पे बैठे हैं। मुख्तार अंसारी का बताइए। अरे क्या मुख्तार अंसारी? मैं मुख्तार अंसारी को बता रहा हूँ, सुनने की क्षमता करिए। मुख्तार अंसारी को न्यायपालिका ने बरी किया है। आज उनके ऊपर 3 केस है, आप लोगों के ऊपर 300 केसें लदे हुए हैं। क्या मुख्तार अंसारी जी के बारे में पूछेंगे? उनको न्यायपालिका ने हर केसों में बरी किया है, उनको समाज ने सम्मान किया, उनको जेल में रहते हुए 2 बार जिताया। क्या वो पूछेंगे जिनके पास पता नहीं, जो लोग एक साथ का जवाब नहीं दे सकते। क्लैरिटी के साथ आइए उमेश जी। ना उमेश जी क्लैरिटी के साथ। मनीष मैं आऊंगा आपके पास, अभी वक्त है थोड़े ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। मोदी जी, रिश्ता बोलने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। रिश्ता बताने से नहीं बनता है, निभाने से बनता है। नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को अपनी मां को वायदा किया था। मेरे पास लिस्ट है, वायदों की लिस्ट है, देखो यहां पे। बेटे ने अपनी मां से यह वायदे किए थे, बनारस को मैं साफ कर दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा। इसमें से आपने एक काम नहीं किया। मां को आपने वायदा किया था, वो वायदा आप पूरा नहीं कर पाए। मनीष जी, दरअसल आपसे
राहुल जी यही जवाब मांग रहे थे, वो ये जवाब रहे थे कि आपने किया क्या है। आप वादे कर देते हैं, आप बताते थे गोद लिया है यूपी ने, ये सवाल था और इसी सवाल का जवाब और इसी पे बहस थी आज। मनीष जी। प्रतीक जी देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है जब कांग्रेस के लोग रिश्ते बनाने और निभाने की बात करते हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर जी, ये लोग इनके वादों पे विश्वास करके इन्होंने सरकार बनाई, उनका क्या हाल हुआ और समाजवादी पार्टी बाद में इसको समझेगी, अभी तो नहीं समझ पा रही है। तो कांग्रेस के लोग कम से कम रिश्ते बनाने निभाने की बात न करें। जिन्होंने रिश्तों को तोड़ने का ही काम किया, इस देश को सांप्रदायिक आधार पर, जात के आधार पर तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया आज़ादी के बाद से। दूसरी बात देखिए, हमारा जो सवाल है कि अभी उत्तर प्रदेश के नौजवानों पे भरोसा जता रही थी प्रियंका जी मंच पे, भाई बहन, केवल भाई बहन ही नौजवान नहीं इस उत्तर प्रदेश में, एक परिवार, दो कुनबों को जोड़कर, दो कुनबों के गठबंधन को ये लोग दो युवाओं के गठबंधन की बात करते हैं। तो रायबरेली और अमेठी से 50-100 किलोमीटर दूरी पे इलाहाबाद है, जहां लोकसेवा आयोग था। लोकसेवा आयोग समेत चारों राजीव जी ने हाथ उठाया था पहले। राजीव जी, सुरेंद्र जी, उसके बाद आऊंगा। राजीव जी, या राजीव जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आप? राजीव जी। जी हाँ, नहीं बोल रहा हूँ, रिश्तों की बात कर रहे थे, वहां से शुरू कर देता हूँ। देश को ये भी याद है, सबको याद दिला रहे थे किसके साथ, किस राजनेता के साथ किसके रिश्ते हैं। देश को ये भी याद है कि जिस माँ ने जन्म दिया उसको 90 साल की उम्र में 4000 के लिए लाइन में खड़ा करा दिया, तो जिस माँ ने गोद लिया उसका क्या हाल होगा भगवान जाने। दूसरी बात, जिन बातों देश आप नहीं समझ पा रहे हैं राजू जी, जिन बातों को राष्ट्र आप नहीं समझ पा रहे हैं। अरे राष्ट्रवाद की परिभाषा आपसे सीखे, आईएसआई के एजेंट आप हैं, आईएसआई के एजेंटों के साथ कनेक्शन आप है। राष्ट्रवाद की परिभाषा आप बताएंगे। देश की आजादी में एक भी योगदान नहीं। ये राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट को आपसे अपना इतिहास पढ़ लीजिए, आप अपना इतिहास पढ़ लीजिए, फिर बात बोलिए। आपके इतिहास में राष्ट्रवाद की कोई चीज नहीं है, मुंह से बोलने से राष्ट्रवाद नहीं होता है। राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी बात करेंगे तो 1942 का 42 का आंदोलन तक बात चली जाएगी। अब आप बात करोगे, आप राष्ट्र नहीं समझ पा रहे हो। राष्ट्र अधिक समझते हैं, आपने ज्यादा हमने खून बहाया है, आपसे ज्यादा खून बहाया है, आपका कोई इतिहास नहीं रहा है। आप संविधान के प्रतियों का काफी चलाने वाले, पार्लियामेंट के सामने बादल को गले लगाते हैं, आतंकवादियों को शहीद करने वाले किसी को गले लगाते हैं, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। और इनका ये है कि जब बोलना शुरू करो तो बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनका डर इतना बड़ा समाया हुआ कि अगर मुंह खोलेगी तो नंगे हो जाएंगे। ये इनका डर है कि इनको बोलने नहीं दे रहा है। जब ये बोलते हैं तो हम साहस के साथ सुनते हैं, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो इनका डर इनके सर पे हावी हो जाता है और इनको बोलने नहीं देता है। की माँ क्यों ऑटो से चलती है? बता रहे हैं प्रतीक जी, एक उदाहरण लोग सुन रहे होंगे आपके टीवी पर कि इनका डर इनके सर पे इतना हावी है, अगर हम बोलना शुरू करें तो मैं सुन रहा हूं मनीष जी बोलने लगेंगे कि हम इनकी पोल न खोल पाए। मनीष जी मैं दूसरी बाइट देखता हूं। मेरे पास दूसरी बाइट भी मौजूद है, दूसरा पहलू भी है, मैं उस दूसरा पहलू को भी देख लेता हूं। मैं मनमोहन जी भी आपके पास भी आता हूं। जी, ये दूसरा पहलू है। एक से अपनी मां परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है, और एक दोगले से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। मित्रों, गठबंधन जो हुआ है वो विचारधाराओं का गठबंधन नहीं है, दो पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये दो भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन हुआ है। यूपी को लूटने के लिए गठबंधन। सुरेंद्र जी आप हाथ उठा रहे थे। सुरेंद्र जी नाउ यू रिस्पॉन्ड। सुरेंद्र जी रिस्पॉन्ड करिए। प्रतीक भाई, मुझे तो शर्म है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हैं, जो इस तरीके की बातें और इतनी हल्की बातें करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने लूटा है तो केंद्र की सरकार को इन्हें बंद कर देना चाहिए। संविधान की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। कौन रोक रहा है?
यहां पर बात बहादुरों से काम नहीं चलेगा। ये जो साबरमती के चंट लोग हैं ना, ये शुद्ध रूप से इस तरीके से चूरन चटनी तेल बेच करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। एक बार गुमराह कर लिया है प्रतीक जी इन लोगों ने। रही बात, अगर आप राहुल जी के खिलाफ कोई बात करना चाहते हैं, आप अखिलेश जी के खिलाफ कोई बात करना चाहते हैं, देश में कानून है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है। आज की डेट में उस सुप्रीम कोर्ट से जाकर के वारंट लाइए और इनको आप कानून संबद्ध धाराओं में रखिए। जिस तरीके की बात अमित शाह बड़ी पार आदमी इस बात को कहता है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का ही नहीं, पूरे देश की जनता का अपमान है। जनता का अपमान का प्रतिकार प्रतीक जी, साबरमती का संत देश के बापू झूठ कितना बोले महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग होता था। ये साबरमती के चंट है, चंट कहावत का महात्मा गांधी जी का अपमान कर रही है कांग्रेस। महात्मा गांधी का अपमान कर रही है कांग्रेस। महात्मा गांधी जी का अपमान कर रही है कांग्रेस। साबरमती का आपके चैनल पर महात्मा गांधी का अपमान कर रही है कांग्रेस। मेरा ऑब्जेक्शन है महात्मा गांधी का अपमान करने वालों को सजा देगी उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश की जनता। मैं आता हूं, मैं आता हूं। मनीष जी, राजीव जी, मनीष जी, राजीव जी, राजीव जी, मनीष जी। मैं वक्त एक थोड़े से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाऊं उससे पहले मैं उम्मीद जी आपसे ये जानना चाहता हूं। बहन जी ये कह रही है शिवपाल जी अंदर ही अंदर अखिलेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा ये बात बहन जी को कैसे पता चली तो कैसे पता चल गई, मैं जानना चाहूंगा उम्मीद जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। क्या करी मारेंगे मैं आपका एक बार फिर रुक करेंगे और हम सीधे बातचीत करेंगे उमेश जी से। उमेश जी, ये सवाल मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि बहन जी कह रही हैं शिवपाल यादव और उनके लोग अखिलेश और उनके खेमे का अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाएंगे। सवाल ये है कि पहुंचाएंगे कैसे पता चला ये बात, यह आकलन क्यों? जैसे आप देखेंगे कि आज जितने कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में और जिस तरह से 6 महीने से आज लड़ाई चल रही है, जिस तरह से यू टर्न लेते रहे परिवार भर, वो उनका अपना वो है। लेकिन पब्लिक ने चुना था 5 साल काम करने के लिए, इसलिए पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि उसका रिजल्ट भी इनको देने जा रहा है। आप ये देखिए कि जिस तरह से इन लोगों को पता चला, एक कहते हैं कि माँ परेशान, एक तरफ से बाप परेशान, और इनसे जो है भाजपा से पूरा देश परेशान है। जब से ये बाथरूम तक उतर आए हैं, ये दशा बहुत खराब हो गई है। पूरे पब्लिक में 2-2 कैंडिडेट उतर गए हैं, 2 कांग्रेस के, गजब है भाई आपका भी उम्मीद जी। सवाल पूछो सपा पे, आप पहुंच जाते हो बीजेपी पे। गजब है भाई आप भी उम्मीद जी, सवाल बहुत गजब है। नहीं, मैं सपा का, आप देखिए प्रतीक भाई, आपको मैंने बताया कि इनको कौन लड़ा रहा है, कैसे पता चल रहा है। हम भी इसी क्षेत्र में हैं, क्षेत्रों में तो इनके कैंडिडेट आप हर जगह पे 2-2 लड़ रहे हैं आपस में, इसीलिए पता चल रहा है कि वो लोग खुद लड़ाने पे हैं। आप देखिए हर उसमें जो है कैंडिडेट 2-2, जो सपा का कांग्रेस का तो फाइनल हो नहीं पाया। राजीव जी प्लीज रिस्पॉन्ड, राजीव जी प्लीज रिस्पॉन्ड, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड, तो वही से सफाया हो चुका है इनका। प्रतीक जी, ये इनके डर, भय, हताशा, निराशा और कमजोरी को दर्शाता है। पहलवान ये नहीं कहता है कि वो मैं कमजोर है, वो कमजोर है, उसको बीमारी है। पहलवान ये कहता है कि मेरे सामने कोई भी आएगा उसको मैं पटक दूंगा। इतने कमजोर है कि इनकी पूरी ताकत इस पर लगी हुई है कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है। इतने डरे, हताश, निराश, ये बता रहा है कि कौन सा पैदान पर खड़े हैं। इनकी अपनी कोई क्षमता कहने के लिए नहीं है, जनता को बताने के लिए नहीं है, लड़ने की ताकत नहीं है। इसलिए पूरा दोनों पार्टियों का ध्यान इस पर लगा हुआ है। राय साहब को बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। उमेश जी बोलना चाह रहे हैं आप? उमेश जी बोलना चाह रहे हैं आप? अखिलेश यादव को चुन रहा है। उमेश जी को बोलने के, मैं सुरेश जी आ रहा हूँ, उमेश जी को मौका दीजिए, उमेश जी को मौका दीजिए। उमेश जी बोलना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं।
उमेश जी, आप कुछ भी पूछेंगे, कुछ और ही बोलेंगे। पूरा मजाक बन गया, पब्लिक हंसती है कहते हुए कि 5 साल मेहनत की है, मेहनत करके काम बोलता है, काम नहीं, इनका क्या बोलता है हम नहीं कहेंगे। आज क्या पोजीशन हो गई है कि इनको बैसाखी लेना पड़ा। ये 403 से छोड़ के चले आए 200-300 के अंदर, कहाँ रहे, कहाँ से पता है बनाएंगे सरकार। हम आपको राखी बांधने का मौका नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात उमेश जी। पूरी लाइन अगर इनके सुरेंद्र जी रिस्पॉन्ड करिए, सुरेंद्र जी से रिस्पॉन्ड करिए, बिल्कुल सुरेंद्र जी रिस्पॉन्ड करिए। उमेश जी बिल्कुल बात सही कही, बिल्कुल बात सही कही। सुरेंद्र जी रिस्पॉन्ड करिए। प्रतीक भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर था ना कि हताशा में घिरे लोग और निराशा में घिरे लोग करते हैं बात बरगद की गमले में उगे लोग। आज की डेट में आप पिछले 5-7 सालों से मायावती जी की राजनीति को अगर आप देख लीजिए तो ऐसा मत कहिए, आप 27 साल से बाहर हैं, पहले की भी राजनीति 27 साल से बाहर हैं। तीन बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली पार्टी, ये मत कहिए सुरेंद्र जी, गलत बात। प्रतीक, अलाउ मी टू स्पीक। तीन बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी आज की डेट में लोगों को समझा रही है कि कौन किसके घर में है और कौन किसका विरोध कर रहा है। आज की डेट में मायावती जी, श्री काशीराम जी जैसे एक जननायक के बाद जिस तरीके से उन्होंने सारी पार्टी, अपने सारे सामाजिक समीकरणों के ताने बाने को खत्म किया है, उत्तर प्रदेश में वो अपनी हताशा और निराशा छुपाने के लिए जिस तरीके के अनर्गल बयानों का प्रयोग कर रही है, वो राजनीति की विश्वसनीयता को बहुत छोटे में निंदनीय है बयान। बोलना चाह रहे हैं तीन बार आज की डेट। मनीष जी वेरी क्विक, मनीष जी वेरी क्विक रिस्पॉन्ड करिए। मनीष जी वेरी क्विक रिस्पॉन्ड करिएगा क्योंकि मनमोहन जी बोलना चाहेंगे। जी मनीष जी, बहुत अच्छी चीज याद दिला दी कि गमले में उगे पौधे, तो जो 2 शहजादे हैं निश्चित रूप से गमले के ही पौधे हैं। अरे मनीष जी, अपने गमलों की चिंता कीजिए, अपना मनमोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मनमोहन जी जहां से बहस शुरू हुई थी बहस, मनमोहन जी प्लीज, बाकी सारे लोग चुप रहेंगे। मनमोहन जी जहां से बहस शुरू हुई थी बाहरी बनाम यहां अपने, वहां से बात शुरू हुई थी, लेकिन ये जो आज प्रियंका जी उतरी, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पे किया। ये क्या लगता है बीजेपी के पास यहां फेस ना होने से एक सीधे वार प्रधानमंत्री पे जाता है जी, और ये कमी है कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रही है। अरे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उम्मीदवार नहीं थे, दूसरे पार्टियों से उधार ले लेकर कोई बसपा से भगाया गया, कोई सपा से भगाया गया, जिनके पास लड़ने के लिए नोबडी विल रिस्पॉन्ड। मनमोहन जी जी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जैसे डिबेट शुरू हुआ था कि आज प्रियंका जी ने भी और मोदी जी ने भी जो क्षेत्र में बांटने की अपने आप को बात की कि हम बाहर के हैं कि अंदर के हैं, बनारस के हैं कि अमेठी के हैं, रायबरेली के, तो राष्ट्रीय नेता जब अपने आप को क्षेत्र विशेष से आइडेंटिफाई करने लगे, चाहे वो सैफई क्यों ना हो, उससे कहीं ना कहीं उनकी सोच और उनकी लॉयल्टी, उनका विकास के बारे में जो जनता के प्रति उनका रुझान है वो साफ स्पष्ट होता है। एक बड़े नेता को अपने क्षेत्र विशेष में कन्फाइन नहीं करना चाहिए, किसी कम्युनिटी और किसी रीजन से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, और ये दोनों ही या मेरे ख्याल से तीनों ही पार्टियों के लिए इनके नेताओं पे इस पे उंगली उठाई जा सकती है। शुक्रिया मनमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सभी मेहमान हमारे साथ आज बहस में शरीक हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त थोड़े से ब्रेक का, सोमवार को फिर मुलाकात होगी, आप बने रहिए हमारे साथ।